अपने ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कीजिए इन कॉन्टेक्स्ट विद डोल्ड्रम्स। अगर आपको डोल्ड्रम्स के बारे में आइडिया है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। फॉर दोज पीपल जिन्हें डोल्ड्रम्स के बारे में नहीं पता या आपको याद नहीं आ रहा है, तो डोल्ड्रम्स को जस्ट लेट्स से आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, रादर डोल्ड्रम्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया है जिसकी वजह से हमेशा से ये फेमस रहे हैं। सो डोल्ड्रम बेसिकली ऐसा रीजन है या ऐसी बेल्ट है अराउंड द इक्वेटर जिसकी स्पेशलिटी क्या थी हमेशा से कि शिप्स जो सेल करती थी कभी कभी दे यूज्ड टू गेट स्टक, बिकॉज डोल्ड्रम्स में जो है कभी कभी विंड बहुत ही कम रह जाती थी तो वाटर्स जो है मूव ही नहीं करते थे। दे वो ऑलमोस्ट कॉल्ड विंडलेस वाटर्स बिकॉज विंड बहुत ही ज़्यादा कम होती थी। तो कभी कभी क्या होता था, जो नॉर्मल शिप सेल कर रही हैं दे नेवर यूज टू सेल, और वो एक जगह पे स्टक हो जाती थी क्योंकि विंड्स इतनी कम हो जाती थी कि पानी जो है आगे मूव करता ही नहीं था। ठीक है, तो ऑल्दो आई विल डिस्कस इसका रीजन क्या था, बट लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी देता है कि दे विल टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और वहां से इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाइंग कि व्हाट रीजन इज इट टॉकिंग अबाउट। एक और भी चीज है, अगर आपको मान लीजिए शिप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द इक्वेटर, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये रीजन तो कहीं ना कहीं इक्वेटर के ही पास है। ठीक है, तो अब अगर हम दो ऑप्शंस यहाँ पे देखें, तो पहला ऑप्शन क्या है कि इट्स अ बेल्ट अराउंड द अर्थ विच एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। यदि ये आपका इक्वेटर है तो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ जो है ये पर्टिकुलर बेल्ट जो है आपकी डोल्ड्रम्स कहलाएगी, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन कहता है। दूसरा ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, हियर द प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर ब्लो टू द साउथ वेस्ट एंड फिर वो मिलती हैं, कोलाइड होती हैं विद द सदर्न हेमिस्फीयर्स विंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस सेकेंड ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, बोथ 1 and 2। मैं बताती हूँ कि रीजन क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि डोल्ड्रम्स का रीजन कौन सा है, तो दिस इज योर डोल्ड्रम्स। ठीक है, तो जो ऑप्शन था कि 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ की बात हो रही है अप्रोक्सीमेटली, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इट वाज टॉकिंग अबाउट दी विंड्स ओवर हियर, कि विंड्स जो हैं इस रीजन में कोलाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो विंड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। विंड्स कैसे बहती हैं, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं। अब अगर आपको पता हो ये हाई प्रेशर बेल्ट एंड इक्वेटर वाला जो ये ITCZ वाला रीजन है, ये हमें पता है कि लो प्रेशर है। ठीक है, सो हाई प्रेशर लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए दिस इज हाई प्रेशर एंड अगेन जो डोल्ड्रम्स वाला रीजन है दैट इज लो प्रेशर। तो हवा कैसे बहेगी, हाई टू लो हाई टू लो। लेकिन यहाँ तो हवा मैंने सीधी बहा दी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो डायग्राम में तो हवा डिफ्लेक्ट हुई है इन सर्टेन डायरेक्शंस। डिफ्लेक्शन का रीजन क्या है, दैट इज योर सेकंड कॉन्सेप्ट विच इज कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो है विंड को डिफ्लेक्ट करती है। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, डायरेक्शंस डिफरेंट है दोनों हेमिस्फीयर के लिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइट साइड पे डिफ्लेक्ट करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड को लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है जो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर कुछ इस तरह बह रही थी, ये डिफ्लेक्ट होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टू द राइट। अब आप मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, अगर आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही एंड यू आर फेसिंग दिस साइड, राइट, तो आपका राइट क्या होगा, ये। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन कहाँ होनी थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टू द राइट। दिस इज हाउ इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, यही तो हो रहा है, राइट, यही तो आपकी विंड्स की डायरेक्शन है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। आपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बनाया, आप यहाँ खड़े हो लुकिंग हियर, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, लेफ्ट, तो आपने लेफ्ट डिफ्लेक्शन करा दिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगेन अगर आप देखो कुछ इस तरह की विंड्स हैं। अब आपको डायरेक्शंस भी बनानी आ गई। तीसरी चीज हम देखते हैं कि विंड्स का नेमिंग कन्वेंशन क्या है। तो ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन से विंड की शुरुआत होती है विंड का नाम हमेशा वही होता है। अब इन विंड्स को बना के देखते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड कुछ इस तरह से बह रही है, इसका मतलब विंड कहां से बह रही है, नॉर्थ ईस्ट से बह रही है। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन या इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। दूसरी चीज, हम सिर्फ डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चन। अगर मैं इसको सदर्न हेमिस्फीयर में बनाने की कोशिश करूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
राइट। तो अब अगर आप देखो हवा कुछ ऐसे बह रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, इसलिए यहां पे आप देखोगे डायरेक्शन का नाम है साउथ ईस्ट। इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ नॉर्थ ईस्ट एसोसिएटेड होना चाहिए, साउदर्न हेमिस्फीयर के साथ साउथ ईस्ट एसोसिएट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ क्या एसोसिएट कर रहे हैं, साउथ वेस्ट, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ एसोसिएट क्या होना था, नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर के साथ एसोसिएट कर रहे हैं ये नॉर्थ वेस्ट, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर के साथ क्या होना चाहिए, साउथ ईस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, आपने क्वेश्चन में एक चीज जो है वो मिस कर दी। इट सेज दैट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ट्रेड विंड्स ब्लोज टू द डायरेक्शन, अगेन साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या कह रहा है, इट ब्लोज टुवर्ड्स, यानी कि हमें क्या देखना है, ऑल्दो इसकी डायरेक्शन यहां से शुरू हुई है, लेकिन वेयर इज इट ब्लोइंग टुवर्ड्स, इट इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। इसीलिए आप देखोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट विद द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली अगर मैं वापस आऊं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इट इज इनिशियली ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट, नेमिंग कन्वेंशन तो था ही उस नाम पे जहां से विंड ब्लो हो रही थी, लेकिन इट इज ब्लोइंग टूवर्ड्स व्हाट, इट इज ब्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। इसीलिए यहां पे आप देखोगे कि सदर्न हेमिस्फीयर के साथ नॉर्थ वेस्ट है, बिकॉज कीवर्ड क्या है, इट इज ब्लोइंग टूवर्ड्स, इट इज ब्लोइंग टूवर्ड्स। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं एंड वी ट्राई टू आंसर, बिकॉज ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन याद रखना सेकंड ऑप्शन में यही हमने चेंजेस किए, हमने ये नहीं कहा कि विंड्स कहां से आ रही है या उस डायरेक्शन की विंड्स, हमने कहा किस तरफ ब्लो कर रही है। सो दिस इज समथिंग जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए था, ठीक है जी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोबारा बता देती हूँ, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है आप बना के देखो। पहले मैंने बोला कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड आ रही थी, फिर मैंने बोला अच्छा जी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो विंड राइट को डिफ्लेक्ट करेगी। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस तरफ देख रही हूँ, मैंने विंड जी राइट को डिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है। अब मैंने इनकी नेमिंग कन्वेंशन की बात की। नेमिंग कन्वेंशन में मैंने क्या किया कि विंड तो कुछ इस तरह से आ रही है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, विंड कहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। बट क्वेश्चन तो क्या कह रहा था कि किस तरफ जा रही है, ब्लोइंग टूवर्ड्स, सो इट इज ब्लोइंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। इसी चीज को आप सदर्न हेमिस्फीयर के लिए करके देखो, आप देखोगे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया, और हमने डिग्रीज की तो बात कर ही ली थी, तो आंसर बिकम्स बोथ 1 and 2। ओके, अब मैं आपको अगली चीज बताती हूँ। मैंने आपको ये पर्टिकुलर रीजन की बात की थी कि यहाँ पे जो शिप सेल करती थी कभी कभी दे यूज्ड टू गेट स्टक ऑन विंडलेस वाटर्स। इसका मतलब क्या है, अब ना आप इसको समझो, ITCZ बहुत ही ज़्यादा हीटेड रीजन है। हमने कितनी बार पढ़ा है कि गर्म हवा हमेशा ही ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा जो है हमेशा ही नीचे की तरफ आती है, राइट। तो ITCZ में तो है ही बहुत ज़्यादा हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्म हवा, तो वो हमेशा ही ऊपर की तरफ जाती है। तो होता क्या था, नीचे जो आपकी सरफेस विंड्स होती थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती थी। तो होता क्या था, जो शिप्स आती थी वो वहीं रुक जाती थी, बिकॉज आगे पानी मूव करता ही नहीं था इन विंड्स की वजह से। तो अल्टीमेटली सो देयर वर ऑफन little surface winds in the ITCZ because the air used to move up in the upward direction। इसीलिए सेलर्स को पता होता था कि यहाँ पे जो है शिप्स जो हैं कभी कभी रुक सकती हैं, दे कैन गेट स्टक, इसीलिए इनको डोल्ट्रम्स भी कहा जाता था, ठीक है जी। तो आई होप वी लर्न समथिंग न्यू टुडे, ठीक है। और क्वेश्चन को जितना आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड इनकरेक्टली। तो ये जो है आपके हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ है पहले। आई होप अगर आपने पेपर्स फिल किए हैं तो अगस्त में हरियाणा का पेपर जो है वो शेड्यूल्ड है फॉर नाउ, तो उसमें ये क्वेश्चन था, वहाँ से आई थॉट दैट आई विल डिस्कस दिस। तो 3 ऑप्शंस देता है आपको, फाल्कन कैपिटल, ऑर्किड स्टेट एंड लैंड ऑफ द हिल पीपल, और इन्होंने एसोसिएट किया है इनको 3 स्टेट से। तो आपने बताना है इनमें से कौन से करेक्ट मार्क है। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस कोई भी करेक्ट मार्क नहीं है, तीनों ही सही हैं। देखो फर्स्ट तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाने चाहिए था, आपने अमूर फैल्कन बहुत ही ज्यादा बार पढ़ा होगा एनवायरमेंट में। तो फाल्कन कैपिटल इज नागालैंड, ऑर्किड स्टेट अरुणाचल, लैंड ऑफ द हिल पीपल मिजोरम। अगर आप मिजोरम की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, दे रेफर टू देमसेल्व्स एज द लैंड ऑफ हिल पीपल, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आप डेफिनेटली याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर आपने
क्लास 11th के एनसीईआरटी का वो वाला टॉपिक पढ़ा है जहाँ पे वो एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ की बात करते हैं, वहाँ पे डिगैसिंग की बात हुई है। तो डिगैसिंग अगर हम देखें, द आउटपोरिंग ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स इन द एयर, थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस बाय द ओशन, एंड चौथा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन सरफेस। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है नाउ डिगैसिंग। ऑल्दो एज अ टर्म ही बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि जो भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वहां से आपकी गैसेस जो है बाहर की तरफ आ रही हैं। बट यहाँ पे आई वांट टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की 3 स्टेजेस बताते हैं। ध्यान रखना, अर्थ के सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो 3 स्टेजेस बताते हैं। पहले स्टेज पे जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, यानी कि जो पुराने समय में जब एवोल्यूशन हो रहा था उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, पहला तो वो लॉस हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे ये लॉस जो है सोलर विंड्स की वजह से हुआ। आई विल एक्सप्लेन क्या हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेज पे वो कहते हैं कि यहाँ पे अर्थ के अंदर जो भी हॉट सामान था, हॉट गैसेस थी, वो बाहर आना शुरू हो गई और इस प्रोसेस को उन्होंने बोला डिगैसिंग। तीसरे स्टेज पे ये क्या कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसको समझते हैं हो क्या रहा है कि व्हाट डज एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी जो है एग्जैक्टली यही शब्द यूज करती है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में दे दिए। तो एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले नॉट ओनली अर्थ बट जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, गो बैक एंड चेक आउट कौन से प्लैनेट्स आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं, राइट। हिंट क्या है, जो सन के बिल्कुल ही नेक्स्ट प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट्स थे इनका अपना कोई एटमॉस्फेयर था, लेकिन सोलर विंड्स जब आई सन से, राइट, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जितनी भी गैसेस थी, जब ये गैसेस सोलर विंड से टकराई तो वो सारी गैसेस क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई और उन रीजन्स का जो भी बेसिक एटमॉस्फेयर था वो जो है उसका लॉस हो गया। ठीक है, तो पहला रीजन क्या हुआ कि आपका जो भी प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था जब वो सोलर विंड से टकराया तो ऑल ऑफ दैट गॉट डिस्पर्स्ड और पूरा का पूरा प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का क्या हो गया, लॉस हो गया। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, अर्थ में हुई डिगैसिंग, कि अर्थ के अंदर से जो भी सामान था, राइट, अर्थ के इंटीरियर में जो भी सामान था वो अब जो है बाहर आना शुरू हो गया टू द एटमॉस्फेयर। अब वंस ऑल दिस स्टार्टेड कमिंग तो हुआ क्या, वहां पे जो वाटर वेपर थे ये और ज्यादा कूलिंग करने लग गए, कॉन्डेंसेशन होने लग गई और वाटर वेपर से अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली यहां पे होगी आपकी रेनफॉल। तो रेनफॉल जो है शुरू होने लगे एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ एनसीईआरटी मेंशन एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। ठीक है, सो वाटर वेपर्स बाहर आए, वाटर वेपर्स में कूलिंग होने लग गई और वहां पे रेनफॉल शुरू हो गई। अब हुआ क्या, एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था उस समय पे ये भी इस रेन वाटर में डिसॉल्व होने लग गई। तो हुआ क्या, और ज्यादा कूलिंग हो गई, और ज्यादा वाटर वेपर हुए और अल्टीमेटली और ज्यादा रेनफॉल बढ़ गई। अब ये पानी कहाँ जाएगा, तो जितने भी डिप्रेशन थे, जितने भी गड्ढे थे ऑन दी अर्थ बड़े बड़े, राइट, उनमें ये पानी भर गया। ये जिन डिप्रेशंस में पानी भरा है, इन डिप्रेशंस में इवेंचुअली हम क्या कहने लग गए इनको, वी स्टार्टेड रेफरिंग टू देम टू एज ओशंस। ठीक है, इवेंचुअली क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ भी बढ़ती गई, फोटोसिंथेसिस होता गया। फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो जाता है, राइट, तो आपको ऑक्सीजन जो है इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के बारे में एंड यू शुड नो कि ऑक्सीजन होना चाहिए था, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ओशंस में इकट्ठा होने लग गया, क्योंकि अभी तक क्या बने हैं, अभी तक तो जो ये वाटर डिप्रेशंस में गया था इससे ओशंस बनने लगे हैं। ये जो ऑक्सीजन है इट स्टार्टेड गेटिंग कलेक्टेड इन दी ओशंस। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जब ओशंस एब्सोल्युटली सैचुरेट हो गए, ऑक्सीजन से भर गए और उसके बाद जो है ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में चला गया। दिस इज हाउ द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्टेड। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन। तो ये कुछ 7-8 लाइनें हैं जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है। आपका टॉपिक अगर आप देखोगे एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। सो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दोस 2-3 पैराग्राफ्स सो दैट अगर एग्जैक्टली इससे एसोसिएटेड आपको क्वेश्चन आ जाता है यू शुड बी एबल टू आंसर। और द बैकग्राउंड में बहुत चीजें हो सकती है, हम थियोरीज डिस्कस कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट प्रोसेसेस डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर योर GS की प्रिपरेशन whatever is mentioned in the NCERT is the most important, इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर दिया। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे आते हैं। अनदर प्रीवियस एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे कल्चर और एनसीईआरटी को, सॉरी, कल्चर और
ज्योग्राफी को मिक्स कर दिया गया। सो दीज आर सर्टन कल्चरल प्लेसेस जिनको कि किसी ना किसी हिल से मैच कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे पिलग्रिमेज जो है नलामला हिल्स, ओमकारेश्वर, सतमला हिल्स, पुष्कर एंड महादेव हिल्स। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है और आपका करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। मुझे पता है 1 ओनली कैसे पता है, अगर इफ आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन शुड हैव गिवन इट अवे। अगर आपको महादेव हिल्स पता है, महादेव हिल्स कुछ यहाँ पर है, राइट, कुछ एमपी वाले रीजन में, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डोंट वरी, बट आप ध्यान रखो कि एमपी वाले रीजन में है। लेकिन अगर आपने कल्चर में करंट अफेयर्स फॉलो किए हो, पुष्कर मेला बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। पुष्कर मेला कौन सी स्टेट में होता है? राजस्थान में। तो आप देख रहे हो महादेव हिल्स कहाँ, एमपी की बात कर रहे हैं, पुष्कर मेला राजस्थान। तो ये पुष्कर मेला जो है, ये पुष्कर वैली जो है, ये अरावली हिल्स से एसोसिएटेड है। तो अगर मुझे कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता तो अगेन आई कुड हैव गेस्ड इट। तो अगर आप देखो बाकी सब में 3 ऑप्शन है, इसलिए कौन सा ऑप्शन बना? 1 ओनली। सो इवन इफ अगर मुझे फर्स्ट 1 और 2 नहीं पता था तो मुझे एटलीस्ट कल्चर की चीजें पता होनी चाहिए थी, सो दैट मैं हिल्स को आइडेंटिफाई कर सकती। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली टर्की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, मैं बताऊंगी किस लिए। तो उससे एसोसिएटेड, आसपास के रीजन से एसोसिएटेड 3 स्टेट्स आई वांटेड टू डिस्कस, राइट, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, कर्द स्टेट एंड डार्डनस स्टेट। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पढ़िए कि कौन सी स्टेट जो है किस चीज़ को कनेक्ट कर रही है, एंड योर करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. So second and third I have interchanged. Now let me talk about why this was the news. Recently sneeze knot outbreak हुआ है टर्की में. अगर आप देखो तो ये जो रीजन्स हैं ये बेसिकली ज़मीन नहीं है जहाँ शिप खड़ी है, बट ये काई है. यहाँ पे ना एब्सोल्युटली एल्गल ब्लूम हो गया है, यहाँ पे लेयर बन गई है उनकी, राइट. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जितनी लेयर बनती जाएगी पानी के ऊपर, तो नीचे क्या होगा, सनलाइट नहीं आएगी. इवेंचुअली क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एंड मरीन लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, राइट. तो द आइडिया बीइंग कि इस वजह से ये रीजन वाज इन न्यूज़ एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस. तो सबसे पहले तो आप देखो ब्लैक सी कहाँ आ रहा है. दिस इज योर ब्लैक सी. अब अगर मैं ब्लैक सी दिखाऊं तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा से कनेक्ट करती है. ये तो ब्लैक सी का एक तरफ है. ब्लैक सी का ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से कर्ड स्ट्रेट जो है कनेक्ट करती है. तीसरा मैं अगर आपको दिखाऊं तो सी ऑफ मरमरा को आगे एजियन सी से डार्डनल स्ट्रेट जो है कनेक्ट करती है. तो आप देख रहे हो एनीथिंग व्हिच वाज इन न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट. तो रिसेंटली टर्की के आसपास ब्लैक सी में, सी ऑफ मारमरा में बहुत ही ज़्यादा ये स्नी सॉर्टिंग जो है इशू माना गया है, राइट. तो टर्की ने ये भी कहा है दैट दे विल वर्क टुवर्ड्स दिस इकोलॉजिकल इशू. लेकिन अगेन दैट इज समथिंग जो हम मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है एंड एवरीथिंग. द आइडिया ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इज कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में हो एटलीस्ट आप वो प्लेसेस तो डेफिनेटली जो है याद करें, ठीक है. अब आप बॉस्फोरस स्ट्रेट को अगर आप देखो तो इसको ना इस्तांबुल की वजह से कभी कभी स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल भी कह देते हैं. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए वो बॉस्फोरस की ही बात कर रहे हैं, राइट. सो इवन इफ यू गेट द आइडिया ऑफ स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों. ओके, बाय बाय.